गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में इंडियन क्लासिकल डांस शुरू किया था और मैंने क्लासिकल डांस की से रिलेटेड चीज़ों को आपको बताया था और साथ ही साथ हमने इंडियन क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम को स्टार्ट कर दिया था। हमने वहाँ पे चर्चाएं की थी कि कितने तरह के इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं। तो आप जाकर प्रीवियस वाला, अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, आप प्रीवियस वीडियो देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और खैर यहाँ पर अलग अलग डांसेस है, वहाँ पे मैंने बताया था कि कितने तरह के क्लासिकल डांसेस है अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी या फिर अकॉर्डिंग टू जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अकॉर्डिंग कितने हैं। तो वो सारे डिस्कशंस वहाँ हो चुके थे। हमने भरतनाट्यम को कवर अप कर लिया था। चलिए आज हम लोग कुछ और डांस को देख लेते हैं। तो हम क्लासिकल डांसेस की बात कर रहे थे, तो हमने भरतनाट्यम किया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज कथकली पर। कथकली, ठीक है, कथकली, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं क्लासिकल डांसेस की। इट मीन्स कि जो भी डांसेस होंगे जो क्लासिकल डांसेस है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो उस डांस से रिलेटेड जो भी डांसर्स होंगे, जो भी नर्तक होंगे या नर्तकी जो होंगी, वो उस चीज़ों को फॉलो करेंगी। मस्ट है वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ क्लासिकल चीज़ें हैं तो नियमबद्ध तरीके से वो चीज़ें चलेगी। तो जिस डांस में, जिस नृत्य में जो भी नियम बनाए गए हैं, वो उसी नियमबद्ध उस डांस को वहाँ पे पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग कथकली की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कथकली किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि कथकली केरल। और देखिए सबसे ज़्यादा जो फंसने वाला पार्ट है, जहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं, वो यही वाला पार्ट है कि कौन सा डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। क्योंकि और ज़्यादातर सवाल आपको साउथ के डांसेस से पूछे जाएंगे, साउथ का डांस रहेगा और जो ऑप्शंस भी होंगे वो भी साउथ के ही रहेंगे वहाँ पे, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कथकली ऐसे याद रख लीजिए, कैसे कथकली, कैसे केरल, जैसे भी आपको ईजी पड़े, ठीक है। चलिए अब कथकली के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले कि ये जो डांस फॉर्म है इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती है, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग इसके बैकग्राउंड से जाते हैं। इसके बैकग्राउंड में ये समझिएगा, ये जो कथकली नृत्य है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो प्राचीन समय था, क्योंकि मैंने डे फर्स्ट जो इसका क्लास लिया था, मैंने वहाँ बताया था कि जो नृत्य है वो प्राचीन समय से ही आ रहा है और इसलिए, और एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति के साथ साथ नृत्य भी चला आ रहा है। तो यहाँ प्राचीन समय में कथकली कथकली नृत्य जो था वो बेसिकली पुरुष प्रधान था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये पुरुष प्रधान नृत्य था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं था बोल रही हूँ, ठीक है। कथकली जो है वो बेसिकली पुरुष प्रधान नृत्य हुआ करता था। तो चूंकि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, तो यहाँ पर जो पात्र होते थे, जो कथकली डांस में जो कैरेक्टर होते थे, तो उसमें जो पुरुष का कैरेक्टर है वो तो पुरुष कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो स्त्री का चरित्र, उसमें जो स्त्री का पात्र होता था वहाँ पर, तो उस पात्र को भी पुरुष ही करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो पुरुष वाला पार्ट है वो तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्त्री वाला जो पात्र है वो भी कौन कर रहे हैं, पुरुष ही कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये पुरुष प्रधान था, स्त्रियां इस नृत्य को करती नहीं थी, इसीलिए दोनों के पात्र, पुरुष और स्त्री का पात्र, पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। लेकिन चूंकि आप कह सकते हैं कि अगर सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक एकाधिकार हो गया पुरुषों का इस नृत्य पर। तो इस एकाधिकार को एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना है, नृत्यांगना रागिनी देवी, उन्होंने इस एकाधिकार को तोड़ा, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, क्या नाम है, रागिनी देवी। बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। ये कथकली करती थी, साथ ही साथ कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी ये क्लासिकल डांसर थी। तो याद रखेंगे, रागिनी देवी ने पुरुषों के इस एकाधिकार को, जो इस क्षेत्र में इनका एकाधिकार था, उसको तोड़ा और यहाँ से फिर मतलब एक नई शुरुआत होती है कि फिर स्त्रियां भी इस नृत्य की एक भागीदार बनी और इस नृत्य को करना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। यहाँ तक इसको ध्यान रखेंगे। तो पुरुष प्रधान था, लेकिन फिर बाद में ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें खत्म हुई, ठीक है। अब समझिएगा,
ये जो नृत्य होता है कथकली, क्योंकि देखिए हर नृत्य का अपना अपना एक जो मूल रूप है, हर नृत्य का अलग अलग रूप है। तो यहाँ पर कथकली में किस तरह के डांसेस किए जाते हैं, जैसे हम लोग ये पार्ट हमने भरतनाट्यम में भी डिस्कशन किया था वहाँ पे। तो कथकली में बेसिकली क्या होता है, जो रामायण है, महाभारत और जो पुराण है, इसके जो चरित्र है, मतलब रामायण महाभारत पुराण के जो चरित्र है, उन्हीं के ऊपर ये अभिनय किया जाता है इस कथकली नृत्य में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, किसका किसका, रामायण महाभारत एवं पुराण, जो अलग अलग तरह के जितने पुराण हैं। तो इस जो ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, इन ग्रंथों के जो चरित्र हैं, जो अलग अलग चरित्र है, उन्हीं चरित्रों का अभिनय किया जाता है कहाँ पर, कथकली नृत्य। अगर आपने देखा होगा कथकली नृत्य तो आप यहाँ रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो अलग अलग चरित्र को दिखाते हैं। कैसे दिखाते, जो उनके दिखाने का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस नृत्य में आप देखते होंगे जो नर्तक या नर्तकी जो भी यहाँ होते हैं, तो वो उनका जो मेन एक्सप्रेशन होता है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है कि वो उनके जो आईब्रोज, जो भौवें होती हैं, जो उनकी टोढ़ी होती है, इन सब चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि चूँकि ये चरित्र दिखा रहे हैं, उनका अभिनय कर रहे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रामायण महाभारत पुराण के चरित्रों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर इन ग्रंथों का ये अभिनय कर रहे हैं, इसके चरित्र का अभिनय कर रहे हैं, तो क्या इन ग्रंथ में सभी अच्छे चरित्र के ही थे? अलग अलग सबका अपना चरित्र था। कोई बहुत शांत चरित्र के थे, कोई बहुत क्रोधित था, कोई बहुत आलसी था, तो अलग अलग चरित्र थे। तो मेनली ये जो कथकली नृत्य है, ये इसमें दो चरित्र को यहाँ पर दिखाया जाता है। दो तरह, आप कह सकते हैं कि दो चरित्र में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो एक नायक का चरित्र होता है और एक खलनायक। एक नायक का चरित्र और एक खलनायक। अब ऐसा नहीं कि खलनायक का चरित्र है तो संजय दत्त इसको फिल्मा रहे होंगे, ठीक है। खैर, तो यहाँ जानेगा नायक और खलनायक। आप समझ पा रहे हैं, नायक जो एक सही चरित्र होता है, जो आप कह सकते हैं कि नायक के रूप में जितने भी हीरो होते हैं वो, और खलनायक जो विलेन होता है। तो ये दो मुख्य चरित्र होते हैं जिनको यहाँ पर फिल्माया जाता है। इसलिए मैंने क्या बोला, जो उनके आईब्रोज होते हैं, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उन पर वो ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू उनको उस अभिनय को दिखाना होता है। उसके साथ साथ जो हाथ की उनकी जो अलग नृत्य भंगिमाएँ हैं, चाहे वो हाथ हो पैर हो, वो भी वहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नायक और खलनायक, लेकिन ध्यान रखेंगे कथकली के इस चरित्र की जो बात करें तो टेक्निकली इसका नाम क्या होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो नायक को कहते हैं हम पाचा और खलनायक को कहते हैं कैथी, ठीक है। ये दो चरित्र इसमें दिखाए जाते हैं, नायक को पाचा और खलनायक को कैथी। तो आपको ऐसे नहीं पूछेगा नायक को क्या कहते हैं, खलनायक को क्या कहते हैं, आपको पूछेगा कथकली का ये दो पार्ट कि किस फॉर्म में किस चरित्र को यहाँ पर दिखाया जाता है, या पाचा किस चीज़ को दिखा रहा है, या फिर कैथी किस चीज़ को यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आप इतनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें डांसेस होते हैं, तो आप इसको ऐसा समझिएगा, जो इसमें डांसर्स होते हैं उनके डांस का तो मैंने आपको बताया जो तरीका होता है वो क्या, किस तरह से उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है। लेकिन उसके अलावा आप ने देखा होगा कथकली करते हुए कि जो चेहरा होता है वो ज़्यादा वहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, एक अभिनय दिखा रहे होते हैं, और उस चेहरे में आपने देखा होगा अलग अलग रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ग्रीन, हरा रंग रहता है, लाल रंग रहता है, पीला रंग रहता है, सफ़ेद रहता है, काला रहता है। तो इन अलग अलग रंगों को भी क्या करते हैं, वो अपने चेहरे पर वो प्रयोग करते हैं, जो अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहा होता है, अलग अलग पात्र को वहाँ पर दर्शा रहा है कि आप जिस पात्र को कर रहे हैं उस हिसाब से उनका जो फेशियल कलर होता है वो उस हिसाब से वहाँ पर उसको करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कलर्स यूज़ करते हैं उसको ध्यान रखेंगे। इसमें हरा रंग, लाल होता है, पीला होता है, काला
और सफ़ेद, काला और सफ़ेद, ठीक है। अब इसको जान लीजिएगा, जो अलग अलग रंग है तो वो क्या कर रहा है, अलग अलग चरित्र का अभिनय दिखा रहे हैं, तो उस चरित्र का जो मेन पार्ट है वो उस चीज़ को वहाँ दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर हरा रंग किस चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है, तो जान लीजिए हरा रंग जो है वो सात्विकता को दिखा रहा है, वो सात्विकता का सूचक है। आप कह सकते हैं कि अगर उसके फेशियल कलर में ग्रीन रंग इन्वॉल्व किया गया है तो वो सात्विकता को दिखा रहा है। लाल जो है यहाँ पर ये पाप को दर्शाता है, ठीक है। देखिए अलग अलग कलर्स के अलग अलग स्थान पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लाल को आप पूर्णतः ऐसे नहीं जोड़ लीजिए कि लाल कलर यहाँ पाप क्यों दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हर जगह पर लाल रंग का अलग महत्व होता है। अगर आप सनातन हिंदू धर्म के विवाह में देखेंगे तो वहाँ लाल का अलग महत्व है, क्योंकि वहाँ लाल शुभ माना जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रंगों का महत्व है, ठीक है। तो ये सात्विकता को दिखाता है, ये पाप को दिखाता है। काला और सफ़ेद, सफ़ेद बहुत कम यूज़ करते हैं। काला रंग जो है वो किस चीज़ को दिखाएगा, तो ध्यान रखिएगा, काला रंग तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है, तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। और पीला रंग जो है वो राजसीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। बस ओवरऑल ध्यान में रखें, क्योंकि उतना आपको इससे नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको उसको रिलेट करने दे, अलग शब्दों में बना कर दे। यहाँ मैंने बस एक की पॉइंट के तौर पर आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर इन रंगों का प्रयोग इस मकसद से या इस चरित्र को, अलग अलग चरित्र को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। काला याद रखेंगे, तामसिक, जो क्रोध से भरा, तामस है ना, तामसिक मतलब हो गया क्रोध, यानी कि गुस्सा, एंगर, ठीक है। तो यहाँ पर इन रंगों का प्रयोग किया जाता है और इन रंगों के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग चरित्र का अभिनय करते हैं। तो बेसिकली याद रखें, कथकली में अभिनय के द्वारा ही इस डांस को दिखाया जाता है। क्लियर है? चलिए, और देखिए इस नृत्य में मैंने क्या बताया कि यहाँ पर नायक और खलनायक होते हैं, ठीक है। नायक और खलनायक को क्या कहते हैं, कैथी, ठीक है। तो मतलब एक हीरो है, एक विलन है, तो इसका मतलब जब हीरो और विलन होगा तो हीरो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छाई से रिलेटेड है, और अगर हम विलन की बात कर रहे हैं, खलनायक की बात करें, तो वो किससे, वो बुराई से रिलेटेड है। तो आप कथकली को कह सकते हैं कि कथकली जो नृत्य है वो अच्छाई और बुराई के बीच जो संघर्ष होता है ये उसको व्यक्त करता है, ठीक है। ये एक कुछ टर्म्स या कुछ लाइन्स जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिख लेंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि जब आप यूपीएससी वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट वाइज डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप एसएससी और इधर कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी वगैरह से रिलेटेड एग्जाम्स है, तो वहाँ फैक्ट पूछेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट ज़रूरी है। तो याद रखेंगे कि कथकली जो है वो अच्छाई एवं बुराई के संघर्ष को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छाई एवं यानी कि नायक और खलनायक के बीच के संघर्ष को, अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष को ये दर्शाता है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखें। चल, अब इस डांस के कुछ प्रमुख कलाकार को हम लोग देख लेंगे, कुछ नाम देख लेंगे। थोड़ा टफ होगा क्योंकि ये साउथ के डांस है, तो नाम भी आपको साउथ के ही मिलेंगे यहाँ पर ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको याद करना, बस ओवरऑल दिमाग में रखना है, क्योंकि वहाँ से सवाल बनते हैं कभी कभी। प्रमुख कलाकार का नाम पूछेगा कि वो किस डांस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। प्रमुख कलाकार, ठीक है। कोट्टकल कृष्णन कुट्टी नायर, ठीक है, ये नाम है उनका। तो ओवरऑल बस दिमाग में रखना, रटना नहीं है, ठीक है। कोट्टकल कृष्णन कुट्टी नायर, उसके अलावा रीता गांगुली,
रीता गांगुली, ठीक है, तो ये नाम आपके लिए इजी होगा। उसके अलावा सदानम कृष्णन कुट्टी, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, सदानम कृष्णन कुट्टी। तो ये कुछ प्रमुख नाम है, देखिए आप ऐसे रिलेट कर लिए, कृष्णन कुट्टी, सदानम कृष्णन कुट्टी, तो ऐसे ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा रीता गांगुली, उसके अलावा भी और भी कई कलाकार हैं, रामम कुट्टी नायर, तो ऐसे कई कलाकार हैं, तो आपको उतना नहीं ध्यान रखा, कुछ मेन कलाकार के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका कथकली था, ठीक है। तो कथकली याद रखेंगे। बेसिकली कथकली जो है वो कहाँ पर होता है, केरल में होता है। किस तरह का ये डांस है, तो इसमें अलग अलग चरित्रों को दिखाया जाता है। किसके चरित्रों को, रामायण महाभारत पुराण के चरित्रों को। शुरुआती समय में ये पुरुष प्रधान था, लेकिन बाद में जाकर फिर स्त्रियां भी इसकी भागीदार बनी। और इसके अलावा ये जो डांस है ये मेनली क्या होता है, इस डांस का जो फॉर्म होता है वो जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो उस पर ज़्यादा बेस्ड होता है, क्लियर है। और नायक और खलनायक का नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग कथक नृत्य देख लेते हैं कि कथक नृत्य का कथक, हम लोग कथक नृत्य की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कथक नाम से काफ़ी लोग इस नाम से परिचित होंगे, कई लोग इससे जुड़े भी होंगे, ठीक है। कथक नृत्य जो है ये जो शब्द है ये, इस कथक का जो ओरिजिन हुआ है ये किस शब्द से हुआ है, कथा, ठीक है। कथा से ही ये क्या बना है, कथक, ठीक है। कथा से ये बना है कथक। अब हुआ क्या, जो इसके थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं कि शुरुआती दौर में होता क्या था कि अच्छा कथक ध्यान रखेंगे, ये आपका यूपी, ठीक है, यूपी का नृत्य है, ठीक है। यूपी में भी कहाँ पे, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो ब्रज भूमि है वहाँ से जुड़ी हुई है ये, ठीक है। तो कथक शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया, कथा। इट मीन्स कि यहाँ पर कथा के द्वारा उस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो कैसी कथा, क्या, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो कथा समझिए कैसे कि जो शुरुआती दौर था ना, तो शुरुआती दौर में क्या होता था, जो गाने होते थे, ठीक है, जो गाने होते थे, जो सॉन्ग होता था, जो गाना होता था उसको कथावाचक क्या करते थे, गाने को वो कथा के रूप में कहते थे, ठीक है। कथावाचक उस समय, कथावाचक मतलब समझ रहे हैं, जो कथा कहने वाला होता है, ठीक है। तो कथा कहने वाला जो होता था वो गाने को, जो सॉन्ग होता था उसको कथा के रूप में बोलता था, ठीक है। सॉरी, कथावाचक कथा को गाने के रूप में बोलता था, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा ये ध्यान रखेंगे, और इसी को थोड़ा और नया रूप देने के लिए वो क्या, इसमें और क्या ऐड कर देते थे, नृत्य, और क्या ऐड कर देते थे, नृत्य, ठीक है। ऐसा ध्यान रखें, ठीक है। तो याद रखें कथावाचक जो है वो क्या करते थे, कथा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे आप कोई कथा कह रहे हैं, अब उसी में आपने सुर लय ताल जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक संगीत बन जाएगा, एक गाना बन जाएगा, सॉन्ग बन जाएगा। और उसी सॉन्ग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और नया रूप देने के लिए वो क्या करते थे, उसी में नृत्य करते थे। उसी सॉन्ग को, जिस कथा को वो सॉन्ग के रूप में बोल रहे, उसी में नृत्य भी करते थे। तो इसी से यहाँ पर धीरे धीरे ये क्या हो गया, कथक बन गया, ठीक है, ठीक है। अब समझिएगा, मैंने बोला कि कथक जो है वो क्या होता है, कथा से निकला है, यानी कि कथा को ही यहाँ पर संगीत में रूप दिया जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा इसी तरह से बना कथक, कि कथा होता था, कथा को कथावाचक गाने के स्टाइल में बोलते थे। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे जब लोग रामायण जो श्लोक वगैरह पढ़ते, दोहा वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ लोग दोहे को बस ऐसे जैसे फेंकड़ा कहते हैं ना, कि फेंकड़े की तरह पढ़ दे रहा, और कुछ लोग क्या करते हैं उसी को लयबद्ध तरीके से सुर में ढाल के उसको गाते हैं, तो वो क्या, और वो सुंदर लगता है सुनने में। तो उसी तरह कथा को वो गाने के रूप में करते थे, प्लस उसमें नृत्य भी ऐड कर दिया गया, तो वही बन गया कथा आगे चलकर। और ये कहाँ पर, आपका उत्तर भारत में, और इधर यही जो फॉर्म था ये यहाँ पर बन गया हरि कथा,
हरि कथा कहाँ पर? दक्षिण भारत में। देखिए एक ही कथा जो है उसका अलग अलग तरीके से क्या हो गया, उद्भव हो गया। यहाँ पर दक्षिण भारत में ये हरि कथा के रूप में इसका ओरिजिन हो गया, और जो उत्तर भारत है वहाँ पे ये क्या हो गया, कथक के रूप में ये बनकर उभरा। ठीक है, तो याद रखेंगे, मैंने बताया यहाँ पे ये कहाँ पे किया जाता है, यूपी में, यूपी के ब्रजभूमि में। ठीक है, ब्रजभूमि में। और ब्रजभूमि में जो बेसिकली जो वहाँ नृत्य परंपरा वो कैसी है, वो रासलीला नृत्य परंपरा है, वहाँ पर रासलीला से जुड़ी हुई नृत्य परंपरा। तो देखिए अगर इतनी चीज़ें आप जान रहे हैं तो आप ये भी समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई होगी, किस पर आधारित होगी। तो ये डांस जो होता है कथक, ये बेसिकली जो इसके मेन कैरेक्टर जिस पर ये आधारित होता है वो होते हैं श्री कृष्ण और राधा। ठीक है, मतलब कृष्ण और राधा पर ये डांस पूरा बेस्ड होता है। आप देखेंगे जब भी कथक डांस होता है तो वहाँ पर वही चीज़ दिखाई जाती है, कृष्ण और राधा का जो प्रेम, जो रासलीला या फिर उनसे ही जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। तो याद रखेंगे कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो एक फैक्ट और ध्यान में रखेंगे कि इस नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस नृत्य को नटवरी नृत्य। तो नटवरी नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नृत्य है वो किससे जुड़ा हुआ है? नटवर से। नटवर किसको कहते हैं? हम लोग कृष्ण जी को नटवर भी कहा जाता है, तो इसलिए याद रखेंगे इस नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये बेसिक चीज़ें याद रखेंगे। नटवरी नृत्य कहाँ से? यूपी के ब्रजभूमि में रिलेटेड है, और ये कथक जो है कैसे इसका उद्भव हुआ, ये सारी चीज़ें आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो डांस का जो फॉर्म है इसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती है? तो इस डांस में बेसिकली जो पद ताल होता है, जो पैर की ताल होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पैर का काफ़ी रोल होता है। उसके अलावा इसमें आप कह सकते हैं जो चक्री जिसको कहते हैं, जो इसके भाषा में इसको चक्री कहते हैं, जिसको घूमना, जो चक्कर काटना, जो गोल घूमना होता है, ये दोनों काफ़ी महत्व रखता है इस डांस में, पद ताल और जो चक्री काटना। ठीक है, जो बोलते हैं चक्री काटना, गोल गोल घूमना। कथक अगर आपने देखा होगा, सीखा होगा, तो आपको पता होगा ये बात, ये चीज़ें पता होंगी आपको। तो ये चक्री काटना ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा भी होता क्या है, जो कथक है वो अलग अलग घराना से बिलोंग करता है। हम लोग घराना के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग घरानों का अलग अलग घरानों में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें महत्व रखती है। जैसे मैंने बोला कि कथक बेसिकली वो पद ताल और जो उनका घूमने का जो चक्कर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कई जगह पर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कई घरानों में एक्सप्रेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई जगह पर जो हाथ की जो हस्त मुद्राएं हैं, हस्त मुद्रा, जो हाथ की जो मुद्रा होती है, जो उनके रख रखाव का तरीका होता है डांस में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा आप घराना को समझ लीजिए। यहाँ पर मुख्यतः कुछ घराने होते हैं कथक के, जैसे आपने सुना होगा लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना, उसके बाद बनारस घराना। तो बेसिकली जो मेन 3-4 जो घराने हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो घराना क्या होता है उसको समझिएगा, कि आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि कथक के अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। कहीं पर फेशियल एक्सप्रेशन, कहीं पर हाथ की मुद्राएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कहीं पर पद ताल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पर चक्री काटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है कि कथक का जो ओरिजिन हुआ तो अलग अलग घरानों से, जैसे मैंने एक नाम बोला जयपुर घराना, तो घराना मीन्स व्हाट, कि घराना मतलब घर, कि एक घर में एक परंपरा चली आई है कि मान लीजिए मेरे आपके घर में कुछ एक परंपराएं हैं और वो क्या करते हैं कि हम शुरू से उसको लेते हुए आ रहे। तो ठीक इसी तरह डांस में भी एक परंपरा होता है कि इस जयपुर घराना का ये परंपरा है कि मान लीजिए किसी घराने में पद ताल ज़्यादा महत्व रखता है, पद की भूमिका ज़्यादा होती है, तो वो घराना जैसे ही वो डांस कोई देखेगा तो समझ जाएगा अच्छा ये जयपुर घराना को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा, इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक परंपरा के तौर पर जो घर में जो परंपराएं चली आ रही है, और वहीं से जैसे जयपुर में कुछ चीज़ें हुई जो कथक के जो नर्तक रहे हैं वो उन्होंने वहाँ की कुछ चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया, भाव भंगिमाओं पर ज़्यादा जोर दिया, तो वो वहाँ की फेमस हो गई, तो वो जयपुर घराना हो गया। बनारस का अलग कुछ रूप रंग होगा तो वो बनारस घराना हो गया। तो अलग अलग घराना आप देखेंगे, जो भी कथक नृत्य करते हैं आप उनसे पूछेंगे कि उनका
एक पर्टिकुलर घराना होता है और वो उस घराने पर, जैसे संगीत में भी अलग अलग घराने होते हैं, तो वहाँ पर वो उस चीज़ को दर्शाता है कि ये घराना इस चीज़ को दर्शाएगा, ये घराना इस चीज़ को दर्शाएगा। तो इन 4 घरानों के नाम आप याद रखेंगे। घराना कौन कौन सा, इसको देख लेंगे। घराना कौन कौन सा है? जयपुर घराना, ठीक है, आप घराना ऐड कर देंगे। बनारस घराना, लखनऊ घराना और रायगढ़ घराना, ठीक है। ऐसे ध्यान रखेंगे, ये सारे ये घराने हैं। इसके अलावा जो कथक नृत्य जो होता है वो कैसे, किस तरह के गानों पर इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, जो गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, वो कैसा होता है, याद रखिएगा। चूँकि क्लासिकल है तो क्लासिकल बेस्ड ही होगा। तो यहाँ पर जो गायकी होती है, यहाँ पर जो गायकी होती है वो होती है ध्रुपद, ठीक है, ध्रुपद। उसके बाद ठुमरी, ठीक है। जो क्लासिकल क्लासिकल डांस या क्लासिकल सॉन्ग से जुड़े होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि जो कथक जो है वो बेसिकली किया जाता है ध्रुपद और ठुमरी पर, ठीक है। ये भी क्लासिकल बेस्ड होता है और यही इसी आधार पर यहाँ पर क्लासिकल डांस किए जाते हैं। ठुमरी है तो मैंने क्या बताया, कृष्ण जी से रिलेटेड सारी चीज़ें, कृष्ण और राधा से रिलेटेड होंगी, और गायकी का जो पैटर्न है वो ध्रुपद और ठुमरी पर बेस्ड होगा और इसी आधार पर यहाँ पर कथक डांस किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके कुछ प्रमुख कलाकार देख लेते हैं हम लोग। इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? एक सबसे फेमस आप सभी जानते हैं, बिरजू महाराज जी, हम सभी उन्हें जानते हैं, ठीक है। पंडित जयलाल, पंडित लच्छू महाराज, पंडित शंभू महाराज, और भी कई नाम हैं, ठीक है। 2-4 नाम आप ध्यान में रखेंगे। आपको भी अगर कोई नाम पता हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, आदि। तो ऐसे कई प्रमुख कलाकार हैं, आप ध्यान में रखेंगे ना। पंडित जयलाल, कुछ फेमस नाम है ये जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पंडित जयलाल, पंडित लच्छू महाराज, पंडित शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज आदि, ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक फैक्ट आप और जान लीजिए, कि जो इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं हमारे यहाँ, तो इंडियन क्लासिकल डांसेस में जितने डांसेस हमने पढ़े, मैंने टोटल आपको 9 डांसेस बताया है, ठीक है। 8 संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग और कल्चरल मिनिस्ट्री जो है उनके अकॉर्डिंग 9, ठीक है। तो उन 9 क्लासिकल डांसेस में एकमात्र डांस कौन सा है? कथक, जो मुस्लिम संस्कृति से यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। अब आपको पता भी होगा कि मुगल घराने में यहाँ पर कथक भी प्रस्तुत किया भी जाता था। तो ध्यान रखें, एकमात्र डांस ऐसा है जो मुस्लिम संस्कृति से या परंपरा से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ देखेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप रिकॉल करते रहें।